ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। ऐसे में हम सभी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को, प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हर कंट्री चाह रही है कि उनके प्लेयर बेस्ट परफॉर्म करें। एज एन इंडियन हम भी चाह रहे हैं कि हमारा देश इसमें बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे मेडल्स लाए। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ओलंपिक गेम कैसे ऑर्गेनाइज होता है। क्योंकि ओलंपिक गेम एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसे मैनेज करना किसी भी होस्टिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। किसी भी कंट्री के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए। ऐसे में ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट क्या हैं, ये हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। जैसा कि हमने बात किया ओलंपिक गेम के बारे में, आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुना होगा कि जब अभी टोक्यो ओलंपिक कंडक्ट हो रहा था तो वहाँ के सिटीजन्स इसका विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि इस टाइम में ओलंपिक वहाँ हो। तो इसका क्या रीज़न है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। पूरी दुनिया से कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है, उनके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ऐसे में किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये मैनेज करना और इसे पूरा एक सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना एक ये होस्टिंग कंट्री के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, तो ओलंपिक करीबन 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ग्रीस मानी जाती है स्टार्टिंग कंट्री जहां ओलंपिक की स्थापना हुई थी। गॉर्जियस के ये ओनर में होता था और ये स्टार्ट हुई थी 8th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD में। अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन, तो 19th सेंचुरी से ओलंपिक में रिफॉर्मेशन आने लगे। 1896 जो कि एथेन में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, रिफॉर्मेशन कहा गया। यहाँ पे 280 पार्टिसिपेंट आए थे 12 देशों से एंड 43 इवेंट्स हुए थे। अगर हम बात करें तो 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे बिकॉज ऑफ कोविड वायरस, वो कंडक्ट नहीं हुए और आज 2021 में टोक्यो में हो रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका लुक ओवर करती है। पहली बार 1920 में ये जो ओलंपिक का हमारा फ्लैग है, जो 5 रिंग आपने देखा होगा, जो कि रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एशिया को। तो ऐसे में वाइट बेस पे जो ये 5 रिंग है, ये रिप्रेजेंट हुई थी 1920 में पहली बार। तो चलिए हम जानते हैं एक्चुअल बातें जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखा, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या साइड इफेक्ट है, कैसे ये मैनेज होती है इतनी बड़ी इवेंट। ओलंपिक गेम चूंकि इवेंट ये बहुत बड़ा होता है, हर 4 साल के बाद ये किसी न किसी अदर कंट्रीज को जाता है मैनेज करने के लिए। किसी भी होस्टिंग कंट्री की अगर हम यहाँ बात करें तो उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत पैसे लगते हैं कंट्री के इसको मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। यहाँ पे कंट्रीज बिड करती है, यहाँ पे कंट्रीज चाहती है कि उनके देश में ओलंपिक्स हो, एंड ये सिलेक्शन जो होती है कमिटी करती है कि किस देश को ऑर्गेनाइज करना है नेक्स्ट ओलंपिक इवेंट। तो जैसा कि हमने बात किया था, 2 इवेंट होते हैं, समर इवेंट एंड विंटर इवेंट। इसका रीज़न ये था कि कई बार समर इवेंट में ऐसे स्पोर्ट्स जो कि करने ज़रूरी है, जिसके लिए स्नो की ज़रूरत है, वो नहीं होती थी। तो ओलंपिक कमेटी ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है, उनके और आउटसोर्सिंग एंटिटीज़ होती है, मीन्स स्टेक होल्डर इनके होते हैं। इवेंट शुरू होने से ख़त्म होने तक एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए स्टेक होल्डर जो होते हैं अलग अलग कामों को करते हैं। हर दिन एक नया चैलेंजिंग होता है यहाँ ऑर्गेनाइज करना, उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना। एक बहुत ड्यूरेशन एक लंबा होता है इवेंट होने से पहले उस पूरे एरिया को तैयार करना जहाँ पे ओलंपिक्स होंगे। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारी अलग एंटिटीज़ होती हैं, स्टेक होल्डर होते हैं जो इसे मैनेज करते हैं, इवेंट के स्टार्टिंग से इवेंट के अंत तक, साथ ही साथ इवेंट के पहले जो भी सारे प्रोसेसेस हैं। तो अगर हम बात करें इन स्टेक होल्डर की, तो ये बिड करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं, साथ ही साथ हेल्प करते हैं होस्टिंग कंट्री की, ताकि वो अपने फुल यूटिलाइज कर सके जो भी उनके प्लान्स है। और ऐसे में अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स की, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टाफ होते हैं। कुछ अनपेड होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फुल टाइम वर्कर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम वर्कर होते हैं। ऐसे में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे चेंज होती है। डे टू डे स्टेक होल्डर जो कि अलग अलग कंपनी काम कर रही होती है, या हम ये कहें अलग अलग लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इन स्टाफ का काम होता है डे टू डे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रोल होती है। गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करती है कि होस्टिंग जो कंट्री होती है वहाँ की, कि वो पूरे सही से ऑर्गेनाइज करे ओलंपिक गेम्स को। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज जो हैं, या अगर हम बात करें बिडिंग करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट करती है लोकल कम्युनिटी से, ताकि वहाँ पे जो भी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं वो सक्सेसफुली हो जाए।
गवर्नमेंट बॉडी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिक्योरिटी वो देखे, क्योंकि सारे देशों से यहाँ पे लोग आते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो गए या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज हो गए, वो सॉल्व करना वो चाहती है कि वो बेस्ट परफॉर्म करे ताकि दुनिया में उनका नाम हो, उनके देश का नाम हो। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि उनकी जो कम्युनिटी है उसे बेनिफिट हो, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वहाँ जॉब क्रिएट होती है। साथ ही साथ उनकी ये कोशिश होती है कि इकोनॉमी रिकवर करे, क्योंकि जब बिडिंग करती है कोई भी होस्टिंग कंट्री तो उनके बहुत पैसे लगते हैं। ऐसे में ऐसे बेस्ट सूटेबल प्लान बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एडवर्टाइजमेंट हो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग या दुनिया में उनका नाम हो। तो ऐसे में बेस्ट पॉसिबल वे वो चूज़ करती है। इसी के साथ उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिक्योरिटी की इशू जो कि गवर्नमेंट पे ना आए, क्योंकि कई बार जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है तो उनके कई देशों के साथ हो सकता है आपसी तालमेल ना बैठ रहा हो। ऐसे में बाकी देशों के जो प्लेयर वहाँ आए उनकी सिक्योरिटी कंसर्न भी गवर्नमेंट पे होती है। सो एक तरह से हम कहें गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट साथ ही साथ करते हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ भी। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उनका कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर स्मूथली किसी भी इवेंट को रन करना है तो कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं इवेंट, ओलंपिक जैसे इवेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कई बार बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में उस एरिया को खाली कराना होता है गवर्नमेंट को, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उन्हें माइग्रेट करना होता है। ऐसे में गवर्नमेंट उनको पूरा विश्वास दिलाती है कि ये उनके लिए बेनिफिटेड है। तो ऐसे में बहुत सारी और भी इश्यूज़ जो है वो कंट्रीज़ फेस करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए या अगर हम बात करें प्लांटेशन से रिलेटेड हो गए, क्योंकि कई बार बहुत एरिया को वहाँ पे साफ़ करना होता है, मीन्स वहाँ प्लांटेशन इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसे में जो कम्युनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि कम्युनिटी को वहाँ पे मौका दिया जाता है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट हो रही होती है तो जॉब्स क्रिएशन होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ एक उनके माइंड में ये होता है कि एक ये फन टाइम होगा उनके लिए, मीन्स अगर वहाँ पे ओलंपिक्स होंगे तो दे विल एंजॉय, वो वहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ऐसे में कम्युनिटी वहाँ पार्टिसिपेट करती है। ऐसे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है ओलंपिक्स की, वो कोशिश करती है कि लोकल इवेंट्स होने चाहिए, मींस रीजनल इवेंट्स, उस कंट्री से रिलेटेड इवेंट्स जहाँ पे उस देश के कल्चर के बारे में बताई जाए, और वहाँ लोकल कम्युनिटी बढ़ चढ़ के मौका लेते हैं और उन्हें मौका दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो ये किसी भी होस्टिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली स्पॉन्सरशिप की वेट करती है गवर्नमेंट या कंट्री जहाँ पे वो प्लानिंग कर सकती है अपने बजट को। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि इंटरनेशनल या नेशनल कंपनीज हो गए या जो भी यहाँ पे पैसे लगाते हैं, इनका मेन एम होता है कि वो दिखें, मीन्स जब आप ओलंपिक्स में पैसे लगाएंगे तो आप इजीली अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जो सेल है या प्रोडक्टिविटी है 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। सो इनका मेन एम होता है कि कंट्रीज़ को सपोर्ट करें, पैसे लगाएं ताकि अपनी सेल, अपनी प्रोडक्ट की सेल को दिखा सके, बढ़ा सके। इसी के साथ अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले तो जैसे कोका कोला हो गया, मैकडी हो गया, ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कोशिश करती है कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सके। अब अगर हम बात करें मीडिया की तो उनकी भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। ओलंपिक गेम जहाँ भी ऑर्गेनाइज होता है वहाँ उन्हें अलाउ किया जाता है कि पूरी देश दुनिया से मीडिया आए। वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, वो प्रेस वाले हो सकते हैं या टीवी मीडिया हम कहें, या रीजनल लेवल पे, मीन्स मीडिया जो है वो आती है, वो ब्रॉडकास्ट करती है इमेजेस एंड वीडियोस। इससे क्या होता है कि उस देश का एक तो एडवर्टाइजमेंट होता है एंड कोशिश वहाँ कंट्रीज करती है कि बेस्ट वो दिखा सके कि उन्होंने बेस्ट सर्विस दिया एंड बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया। तो मीडिया जब आती है तो उनके पास एक चांसेस होता है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट, उन्हें जो सेल करना है या शो करना है, एडवर्टाइज करना है, वो दिखा सके। तो दोनों के पास, होस्टिंग कंट्री की बात करें या मीडिया की बात करें, म्यूचुअल होती है, दोनों को बेनिफिट होता है इससे। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो भी स्टेक होल्डर या जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं ओलंपिक्स में, उनका मेन एम होता है ROI, सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसे में स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें जो किसी भी होस्टिंग कंट्री या ओलंपिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका मेन एम होता है कि उनका ROI आए उससे। अब हम एक और साइड जानने की कोशिश करते हैं ओलंपिक्स की। न्यूयॉर्क टाइम की अगर आप खबर देखेंगे, उनकी न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज हुए हैं वो ओवर बजट गए हैं।
एक तो पहली चीज़ आती है, जब भी कंट्रीज बिडिंग करते हैं तो उनको अमाउंट पे करना होता है। कई बार चांसेस ये भी होते हैं कि एक भारी अमाउंट देने के बाद भी उनके पास होस्टिंग करने का मौका ना मिले। ऐसे में अगर हम जापान की बात करें तो वो भी ओवर बजट गए हैं। 7.3 बिलियन डॉलर का उनका बजट था, लेकिन 28 बिलियन डॉलर उनका बजट हुआ। ऐसे में लोकल कम्युनिटीज़ जो थे वहाँ, वो इसका विरोध कर रहे थे कि इस टाइम में जब पैंडमिक है और ग्लोबल क्राइसिस है, टोक्यो को ये नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइज। अब एक बात ये भी आती है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज तक वो रिपे कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जो भी उनकी लॉसेस हुई उसको अभी तक कवर करने की। तो ऐसे में ग्रीस मानी जाती है जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन एक्चुअली बिगड़ी आफ्टर ओलंपिक्स, मानी जाती है ये ओलंपिक्स ही उसका रीज़न था। अब ये बात आती है कि जापान ने फिर क्यों बिड किया। तो जापान ने जब 1964 में बिड किया था तो उन्होंने ये दिखाया था दुनिया को कि वो भी एक इंडिपेंडेंट एंड सुपर पावर नेशन है। उन्होंने पूरा कोशिश किया था, अच्छे से होस्ट किया था ओलंपिक, एंड उन्होंने दुनिया को बताया कि वो कैपेबल इनफ है। ऐसे में ओलंपिक जो अभी हो रही है उसका होस्ट करने का रीज़न भी जापान का यही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो बेस्ट कंट्रीज़ में हैं एंड वो कैपेबल इनफ है। साथ ही साथ हिरोशिमा जो अटैक उन पे हुआ था उससे उन्होंने ओवरकम किया। तो ये एक मैसेज है पहुंचाने का जापान का अपने इस इवेंट के थ्रू कि वो बेस्ट कंट्री हैं एंड दे आर कैपेबल इनफ। उनका ग्लोबल क्राइसिस में जो कि अभी कोविड के कारण हुआ उसमें भी वो ये कर रहे हैं, मीन्स दे आर बेस्ट। अगर हम ओवर बजट की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ओवर बजट ही जाती है। कंट्रीज़ प्लान तो करती है कि उनका एक बजट आएगा, लेकिन हमेशा से ये देखा गया है कि ओवर बजट हो गई है। जैसे रियो ओलंपिक की अगर हम बात करें जो 2016 में हुई थी, वो भी ओवर बजट गई थी। लंदन ओलंपिक्स की बात करें तो वो भी ओवर बजट गई थी। 5 बिलियन डॉलर का उनका था, लेकिन वो 18 बिलियन डॉलर पे गई। तो ऐसे में हर कंट्री जिन्होंने ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया है वो ओवर बजट गई है, और ऐसे में इकोनॉमिक इफेक्ट उन पे बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे में कुछ इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका हमेशा से ये कहना है कि ओवर बजटिंग इशू किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब होस्टिंग कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक्स को, तो उनका एक सबसे बड़ा रोल होता है कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वो कई बार माउंटेन्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वहाँ जो लोकल रिवर्स होते हैं उनके फ्लो को वो चेंज करती है। तो ऐसे में इसका चेंज हमारे एक क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा आता है, जिससे केवल एक देश नहीं ग्लोबली सारी कंट्रीज अफेक्ट होती हैं। ओलंपिक गेम्स के लिए हमने पहले भी बात किया, मीडिया विलेज बनती है। ऐसे में पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डिस्टर्ब होता है। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन पहले नहीं होती थी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बनानी होती है, जहाँ पे ब्रिजेस नहीं होते हैं वहाँ ब्रिज बनाना होता है, और ऐसे में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को लेके काफ़ी पेड़ पौधे को काटे जाते हैं। ऐसे में वो पूरा एरिया इफेक्ट होता है। लेकिन ओलंपिक के बाद क्या होता है, तो ओलंपिक के बाद वो सारा वैसे का वैसे ही रह जाता है। लोग माइग्रेट कर जाते हैं, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट आफ्टर ओलंपिक वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही रह जाता है, जिसमें मेंटेन करने में जो कंट्री है उनकी काफ़ी कॉस्टिंग आती है। तो इसको भी हम अभी समझते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि फिर भी क्यों कंट्रीज होस्ट करना चाहती है। तो जब होस्टिंग होती है तो कंट्रीज के माइंड में ये होता है कि वो शो कर सकते हैं दुनिया को, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि वो कैपेबल इनफ है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कंपनीज कुछ ऐसे डेटाज डालते हैं जो कि मैनिपुलेटिव होती है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिलके हो या एक डेटा वो कहीं से बनाती है जो दिखाती है कि कंस्ट्रक्शन को फ़ायदा होगा उस देश में। कंस्ट्रक्शन हम सबको पता है किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है, रियल एस्टेट अगर हम बात करें। ऐसे में वो दिखाती हैं कि अगर ओलंपिक गेम होस्टिंग कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया तो अल्टरनेटली ये फ़ायदा उनकी इकोनॉमी को देगा, और ऐसे में कंट्रीज़ बिडिंग के लिए रेडी हो जाती है। और ये सारी डेटाज को देख के साथ ही साथ एक अपना भी कंट्रीज़ का एम होता है दिखाना कि दे आर बेस्ट। तो जैसा कि हमने बात किया कि जब ओलंपिक होते हैं तो टूरिस्ट काफ़ी बढ़ते हैं, वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं। ऐसे में रेवेन्यू सोर्स उस एरिया के लिए, उस देश के लिए बढ़ जाता है। मीडिया कवरेज होती है, तो ऐसे में मीडिया के थ्रू प्रमोशन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कर सकते हैं। तो ऐसे में एक ये रेवेन्यू सोर्स ये बहुत बड़ी होती है किसी भी देश के लिए। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो देश आज तक मैप पे नहीं होती है, या जिस देश को कोई जानता नहीं है, अपनी टूरिस्ट वहाँ फॉलो नहीं करते हैं जाना, आफ्टर ओलंपिक दुनिया जानती है एंड टूरिज्म बढ़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म में भी उस देश के लिए फ़ायदा देता है। तो कंट्रीज़ के बैक एंड में ये दिमाग में ये होता है। अब
एक और भी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर कोई कंट्री जो है ओलंपिक ऑर्गेनाइज करे तो वो एक नेशनल प्राइड की बात होती है। जो लोकल्स होते हैं उस देश के, वहाँ पे कंट्रीज बूस्ट करती हैं एक माइंडसेट कि ये प्राइड की बात है। ऐसे में देखा ये गया है कि उस देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्पेंडिंग तो बढ़ती है, हम सबको पता है कि ओवर बजट जाती है, लेकिन उस देश में जो वहाँ के लोग हैं, सिटीजन हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री बेस्ट परफॉर्म करे, ये जानते हुए कि इकोनॉमी इफेक्ट करेगी एंड उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो नेशनल प्राइड की बात कंट्रीज वो डालती है अपने लोकल्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो हम जानते हैं कि ओवर बजट हमेशा से कंट्रीज गई है, जो कि सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी देश के लिए। ऐसे में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए आगे का देख के, और तभी बिडिंग करना चाहिए। कंट्रीज को प्लानिंग अपने स्टेक होल्डर के साथ, स्पॉन्सर जो भी उनको देते हैं उनके साथ प्लानिंग करनी चाहिए, सिटीजन सपोर्ट करना चाहिए, तभी उनको इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या इशू आती है, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोल्यूशन की अगर हम बात करें, हमने देखा है कि बीजिंग हो या प्योंगचैंग हो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए। ओलंपिक गेम्स में पैसे लगते हैं, पहली चीज़ तो कंट्री की जो ओवर बजट जाती है, एंड उसके बाद उसको मेंटेन करना भी एक भारी काम होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड ऐसे में उसका मेंटेनेंस हो गया, उसका लुक ओवर करना, उसमें भी कंट्रीज़ के पैसे जाते हैं। तो कई बार कंट्री छोड़ देती है, उनको फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंट्रीज़ को ये सोचना चाहिए कि उसको वो कैसे चेंज करके आम दिनों में उसको यूटिलाइज़ की जाए, कम्युनिटी के साथ वो ऐसी बात करे ताकि उसका यूटिलाइज फुली तरीके से वो कर पाएँ। तो बेस्ट सूटेबल वे कंट्रीज़ को इसमें चूज़ करनी चाहिए। स्टेक होल्डर जो लुक ओवर करते हैं ओलंपिक के दौरान उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके साथ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करनी चाहिए। अब ऐसे में एक बात ये आती है आपके दिमाग में कि इंडिया क्यों नहीं बिडिंग करती है या ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करती है। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि किसी भी कंट्री को जब वो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करती हैं तो वो ओवर बजट जाती है, हमने बात किया, साथ ही साथ बिडिंग में भी पैसे लगते हैं। अब इंडिया ने ये इसलिए अब तक नहीं किया है क्योंकि पहली चीज़ तो इकोनॉमी आती है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इकोनॉमिक रिस्क वो नहीं ले सकती थी ऑर्गेनाइज करके ओलंपिक्स का। एंड इसी के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप और हम सही कर सकते हैं कि अवेयरनेस। हम जानते हैं कि इंडिया में इतना जनरली लोग अवेयर नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, साथ ही साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाने के लिए भी उतना प्रेरित नहीं करते हैं, उतना इंस्पायर नहीं करते हैं। ऐसे में इंडिया ये सोचती थी अब तक कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया भी तो उनका ROI उससे क्या आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर उनके खुद के सिटीज़न इतना अवेयर नहीं हैं और वो देखेंगे नहीं, प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला। बट बदलते वक्त के साथ इंडिया ने भी माइंडसेट को देखा है और अब वो बिडिंग के लिए इंटरेस्ट ले रही है। पहले 2034 जो ओलंपिक्स थे उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, बट अभी 2048 के लिए माना जा रहा है कि वो इंटरेस्ट ले रही है। क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस से इकोनॉमी इफेक्ट हुई है इंडिया की, तो इंडिया आगे पार्ट लेना चाह रही है। साथ ही साथ जब ओलंपिक गेम हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसी के साथ हम जानते हैं कि हमें एक बेस्ट प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। बट इंडिया की वेल्थ की अगर हम बात करें तो इस वक्त तक माना जा रहा है कि इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन जो भी डिफरेंट गेम्स के हैं उस पर वो इतना खर्च करे, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन पे अगर इंडिया खर्च करती है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट आती है। तो इकोनॉमिक बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारी जो कंट्री है इतना वेल ऑफ नहीं है इस वक्त कि वो खर्च करे। बट हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। हम अगर इस चीज़ को सपोर्ट करें, हम अपने इंडिया को, और साथ ही साथ जैसे हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं या कुछ ऐसे गेम्स को, हम बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करें, तो शायद इंडिया भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करेगी एंड एक बहुत अच्छा हमारे देश से भी लोग परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ इंडिया का मेंटालिटी एक ये भी है कि हमारे जो ओवरऑल मेडल्स हैं जो हमारे प्लेयर्स लाए हैं वर्ल्ड में, वो टॉप में नहीं है। तो इंडिया सोचती है कि अगर हम बिडिंग करें भी और हमारे यहाँ के प्लेयर्स उतना सपोर्ट या उतना अच्छा ना कर पाएँ तो फिर ऐसे में इंडिया को लॉस होगा। सो हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं एंड हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करे। सो ये था ओलंपिक गेम के बारे में, उनके कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं ओलंपिक गेम कोई भी होस्टिंग कंट्री, इनका प्रोज कॉन्स के बारे में, और कैसे हम सिटीजन इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं या हम बेस्ट अपने कंट्री को सपोर्ट करके बेनिफिट दिला सकते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं, या आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।